नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है अग्रज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कमीनों, भाड़े के टटुओं, कश्मीर को अपना बताकर उसको उजाड़ने वाले कीड़ों, नागो तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रख देगा। तुमने भारत माता के मस्तक का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा मस्तक तुम्हारे सिरों पर नहीं रहेगा। भारत माता की जय। बड़ाम नहीं। मिशन कश्मीर पूरा हुआ। तालिया तालिया। कैसी थी मेरी परफॉर्मेंस? ऋतिक से बढ़िया थी ना? तुम भी कमाल के फिल्मी कीड़े हो नागू। अभी अभी मेरे साथ मिशन कश्मीर देख कर आए और फिर अपनी मनी से आतंकवादी और उनका अड्डा बनाकर खुद ही उनको उड़ा दिया। कमाल है ना? कमाल तो है। मैंने पहली बार सरप्रूफ में किसी दूसरे सांप के साथ छिपकर थिएटर में फिल्म देखी है। मैंने भी नागद्वीप की एक सुंदर सर्पिणी के साथ पहली बार फिल्म देखी है। अब एक कमाल और होने वाला है। नागराज ने हमको 4 घंटे की मोहलत दी थी और तुम्हारी एक्टिंग के चक्कर में 5 घंटे पहले ही हो चुके हैं। अरे बाप रे, भागो! कहीं नागराज ने हमको अपने शरीर में घुसने ना दिया तो मैं घर से बेघर हो जाऊंगा। लेकिन मनी का क्या करोगे? उसको अपने कबीले में वापस देने नहीं जाओगे क्या? अब वहाँ गया तो फिर वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर मुझे नागराज तो अपने पास रखेगा नहीं। मनी को फिलहाल किसी गुप्त स्थान पर छिपा दूंगा। इसी वक्त महानगर में स्थित एक पुरानी उजाड़ फैक्ट्री में क्या कर रहा है? अभी तक एक बम नहीं बना। बस 10 मिनट और चिंग चैंग। जल्दी कर, मैं इस बम को फोड़ने का इंतजार नहीं कर सकता। बाकी सारी तैयारियां हो चुकी है। बम फटेगा महानगर में और सक जाएगा असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के आतंकवादी संगठनों पर। आतंकवादी को पकड़ने के लिए पुलिस निर्दोषों को भी पकड़ेगी। जनता में असंतोष बढ़ेगा और आतंकवादी भी बढ़ेंगे। उनको मदद देंगे हम चीन वाले, और फिर एक दिन पूरे उत्तर पूर्वी भारत पर कब्जा कर देंगे। गुड स्कीम ना? गुड तो है, लेकिन एक चीज आपका ये ख्वाब तोड़ सकती है। नागराज, नागराज, नागराज। हम बहुत देर से उसका जिक्र सुन रहे हैं। एक बार मेरे सामने आ गया तो फिर उसका जिक्र दोबारा कोई नहीं सुनेगा। चिंग चैंग ने अब तक 999 खून किए हैं। नागराज 1000वां होगा। मैं अंधेरे में अकेले गश्त लगा रहा हूँ और चिंग चैंग नागराज का नाम बार बार लेकर मुझे डरा रहा है। ये जानता नहीं है नागराज के बारे में। वो कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सुना है उसके आने से पहले सांप आते हैं। कौन है उधर? कौन है? सांप? सांप यानी नाग। प ये तो तांग की आवाज थी। तांग, तांग। क्या हुआ? कहाँ है तू? आवाज उधर से आई थी। तांग, 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 तांग। कोई आवाज नहीं आ रही है, यानी दोनों आवाज लगाने के काबिल नहीं रहे हैं। और बम भी गायब है, यानी नागराज यहाँ पर आ चुका है। धम। हाँ, मैं आ चुका हूँ। वाह, लेकिन तू यहाँ पर आया कैसे नागराज? किसी ने मुझे खबर भेजी थी कि इस पुरानी फैक्ट्री में बम बन रहा है। तुम्हारे बारे में भी बताया था। मैंने बताया था। जैसे मैंने चिंग चैंग को हिंदुस्तान पर कब्जा करने का प्लान बताया था और महानगर में धमाके से प्लान की शुरुआत करने को कहा था। अब मेरी योजना की सफलता सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है कि नागराज चिंग चैंग को खत्म कर दे। मैं तुमको चोट पहुंचाना नहीं चाहता चिंग चैंग। 50 देशों की पुलिस तुमको ढूंढ रही है। अब यह फैसला तुमको करना है कि तुम जेल जाना चाहोगे या अस्पताल। जेल या अस्पताल? पहले तू ये फैसला कर ले नागराज कि तू यहाँ से अपने पैरों पर भाग कर जाएगा या 4 कंधों पर शमशान की तरफ जाएगा। पहला बार नागराज नहीं किया। आम इंसानों पर मैं नाग शक्ति के वार नहीं करता चैंग, क्योंकि उसके लिए मेरी शारीरिक शक्ति ही काफ़ी है। मुझे आम इंसान समझने की भूल मत करना नागराज।
वार करारा था, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा करारा था। धड़ाक। आह! बला की ताकत है इस चीनी में। मैं जिसको भी मारता हूँ उसकी आत्मा मेरी गुलाम हो जाती है नागराज, फिर वो आत्मा मेरे शरीर में रहती है। इस वक्त मेरे शरीर में मेरी आत्मा को मिलाकर पूरी 1000 आत्माएं हैं, इसलिए मुझ में 1000 आत्माओं की शक्ति है। इसलिए तो मुझे तेरी मौत चाहिए चैंग। बड़ी मेहनत के बाद ढूंढा है मैंने तेरे जैसा दुष्ट शरीर। तेरी आत्मा मेरे शरीर में आकर बसने वाली 1000वीं आत्मा होगी नागराज। सपने मत देख चिंग चैंग। आज तेरे शरीर में बसने वाली सारी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। मैं उनको आजाद कर दूंगा। धम। ओह, इस बार से एक सामान्य इंसान की रीढ़ टुकड़े टुकड़े हो जाती, लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तो सचमुच सामान्य इंसान नहीं है, तुझ पर नाग शक्तियों का प्रयोग करना होगा। नाग शक्तियाँ? तू कलाइयों से जहरीले नाग छोड़ता है। मजा आ गया। कच। फू। चीन छोड़ने के बाद पहली बार सांप खाने को मिल रहे हैं। बड़े स्वादिष्ट है तेरे सांप। तो अब विष फुंकार के साथ इनको निगल जा। फूं। विष फुंकार ने चैंग को उनके पैर पर खड़े नहीं रहने दिया। आह! जहरीला इंसान है तू। तेरे शरीर में नाग और जहर भरा हुआ है। अब मुझे भी चीनी तंत्र को काम में लाना पड़ेगा। देख नागराज, कई सिद्धियां प्राप्त की है मैंने। तू अपने शरीर में सांपों को रखता है, तो मैं अपने शरीर में ड्रैगन को रखता हूँ। ओह, आग उगलता ड्रैगन! मैंने किसी आतंकवादी में ऐसी शक्तियां होने की कल्पना भी नहीं की थी। आह! इसका मुंह बांधना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आग मुझे भस्म कर सकती है। ओह, नाग रस्सी से ज़्यादा मजबूत बंधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ओह, इसने लोहे के मोटे पाइप तक को तोड़ डाला। ऐसा बंधन अभी तक बना ही नहीं जो इस ड्रैगन का मुंह बंद कर सके। तड़ाक। तुझे तो ये भून कर ही रहेगा। इसकी मोटी खाल में दांत गड़ाना भी असंभव है, वरना मैं इसे काट कर गला देता। इसको मैं एक घुसे से बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन ये वो एक घुसा मारने का मौका तो दे। नागराज को मदद की ज़रूरत है, लेकिन अभी वार किया तो ये भेद खुल जाएगा कि यहाँ पर चैंग और उसके आदमियों के अलावा कोई और भी है। थोड़ी देर और देखता हूँ। ओह, ये मुझे दोबारा अपने मुंह तक पहुँचने का मौका ही नहीं दे रहा है। तड़ाक। इसकी दुम। हाँ, इससे बात बन सकती है। अगले ही पल नागराज ने ड्रैगन की दुम आग के सामने कर दी। अपने ही दुम झुलसने के कारण ड्रैगन तिलमिला उठा। ड्रैगन थोड़ी देर के लिए असंतुलित हुआ और नागराज को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। धड़ाक। ये ड्रैगन मेरे काम का नहीं रहा, और अब तो भी किसी काम का नहीं रहेगा नागराज। कणों में बिखेर दूंगा मैं तुझे। ये काम मैं खुद भी कर लेता हूँ, तुमको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। तेरे चीनी तंत्र को मेरे विशेष नागफनी सर्प रोक लेंगे। ओह, तुझ में चमत्कारी शक्तियाँ भी हैं नागराज। तेरी आत्मा पाकर तो मेरी तंत्र शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएगी। तुझे मरना होगा नागराज, मरना होगा। मर। मर। नहीं मरता। जा। क्या कर लेगा? धम। आह! शारीरिक शक्ति में तो मेरे ही समान है, तो मुझसे लड़ सकता है। इसलिए अब तो उनसे लड़ेगा जिनसे तू लड़ नहीं सकता, मेरी गुलाम आत्माओं से। इनसे लड़कर जीत सकता है तो जीत ले नागराज। नागराज कई आत्माओं के शिकंजे में फंस गया। ओह, आत्माओं से तो सिर्फ मेरी आत्मा ही लड़ सकती है, मेरा शरीर नहीं। और अपनी आत्मा को मैं अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग शायद मुझे बचा सके। कोई फायदा नहीं, इच्छाधारी शरीर भी इनके शिकंजे से छूट नहीं पा रहा है। ये मेरा दम घोट रहे हैं, मेरे शरीर की हड्डियां को तोड़ना चाह रहे हैं। ये कैसा वार कर दिया इस महादुष्ट ने। अब मुझे नागराज की मदद करनी ही होगी। एक पल नागराज कुछ कर रहा है, उसको कोई रास्ता सूझ गया है। नागराज ने चिंग चैंग की इस शक्ति को ही उसकी कमजोरी बना लिया था।
तुझ में आत्माओं की शक्ति है चिंग चैंग, इसलिए इतनी आत्माएं तेरे शरीर से निकल जाने के बाद तेरी शक्ति कम हो गई होगी। अब या तो तू आत्माओं को वापस बुलाएगा या मुझसे पिटेगा। सोच ले कि तुझे क्या करना है। इसकी नाक शक्ति मुझ पर भारी पड़ रही है। मेरी हालत तो सांप छुछुंदर वाली हो गई है। आत्माओं को वापस बुलाऊं या ना बुलाऊं, दोनों ही स्थितियों में मेरी पिटाई निश्चित है। ये काम उतना आसान नहीं है जितना चिंग चैंग समझ रहा है। मेरी हड्डियों पर पड़ता आत्माओं का दबाव मेरा काम मुश्किल बना रहा है, लेकिन अभी ये भ्रम में है। इससे पहले कि आत्माएं मेरी हड्डियां तोड़ दे, मुझे इस पर काबू पा लेना होगा। चिंग चैंग के सामने एक ही रास्ता बचा था, आत्माओं को वापस बुलाने का। लेकिन उसने आत्माओं को बुलाने में देर लगा दी थी। नागराज के वारों ने उसको अधमरा कर दिया था। वैसे तो तुझे जान से मार देना चाहिए चैंग, इसी में दुनिया की भलाई है, लेकिन नागराज ने किसी इंसान की जान ना लेने की शपथ ली हुई है। ओह, ये मुझे पता नहीं था। अगर नागराज इसकी जान नहीं लेगा तो मेरी योजना का क्या होगा। इसकी जान तू लेगा नागराज, तू लेगा। अगले ही पल नागराज के सर्पों द्वारा उठाया गया बम और उसका रिमोट हवा में उड़ता चला गया और पीछे हटते चैंग के ठीक पीछे आ गिरा। नागराज के वार से बेहोश होकर चिंग चैंग बम के ऊपर आ गिरा और उसी पल नागराज के गिरते पैर के नीचे उस बम का रिमोट आ सरका। बटन दबा और धमाके ने चिंग चैंग के साथ साथ नागराज को भी हवा में उड़ा दिया। बड़ाम! ये रिमोट मेरे पैर के नीचे कैसे आ गया? और ये बम यहाँ पर कैसे आया? इसको तो मैंने दूसरी मशीन के पीछे छुपाया था। ओह, ये धमाका तो अप्रत्याशित था। मुझे इच्छाधारी कणों में बदलने तक का मौका नहीं मिला। पूरा शरीर घायल हो गया है। घाव भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बेचारे चिंग चैंग के चित्रे, अरे, चिंग का शरीर तो सही सलामत है। ऐसा भयंकर धमाका भी इसके चित्रे नहीं उड़ा पाया। ऐसा अवश्य इसकी तंत्र शक्ति के कारण हुआ है। लेकिन लेकिन ये क्या? चिंग चैंग का मृत शरीर अपने आप हवा में कैसे उठ रहा है? ओ, ऊपर गड्ढर पर कोई खड़ा है। वो किरणों से चैंग के शरीर को उठा रहा है। कौन है ये रहस्यमय शख्स? जरूर चैंग का कोई मददगार होगा। मुझे इसको रोकना होगा, वरना ये चैंग को शायद फिर जीवित कर दे। नागराज आगे बढ़ा तो जरूर, लेकिन तू अगर घायल ना होता नागराज, तो शायद मुझे कुछ पलों के लिए रोक सकता था। लेकिन इस शक्तिहीन अवस्था में तो मेरे लिए सिर्फ एक मच्छर है। तुझे नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मुझे तो सिर्फ चैंग की लाश चाहिए और उसे मैं लेकर अवश्य जाऊंगा। ये गायब हो रहा है, साथ ही चिंग चैंग का शरीर भी अदृश्य हो रहा है और मैं इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मामला उतना सीधा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। मैं तो इनको मामूली आतंकवादी समझ रहा था, लेकिन ये कोई और गहरा षड्यंत्र है। चिंग चैंग मेरे बारे में नहीं जानता था, लेकिन इस रहस्यमय बूढ़े को मेरी जानकारी थी और वो शायद मेरे जीतने का ही इंतजार कर रहा था। पर क्यों? क्या करेगा वो चिंग चैंग के मृत शरीर का? शायद इन दोनों से कुछ पता चल सके। इस घटना का असर दूर तक होने वाला था। आज घर में कोई सन्नाटा है। आज घर में बड़ा सन्नाटा है। दादाजी कहाँ है? दादाजी? ये आवाज़ कैसी है? किचन से आई है, कुछ गड़बड़ है। घर में कोई है। ठन। लेकिन इस घर में मामूली चोर तो घुस नहीं सकता। जरूर कोई सुपर पावर वाला विलेन होगा और शायद उसने दादाजी को कुछ नुकसान भी पहुंचाया है। जो भी है वो किचन में ही है। मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा और एक ही बार में उसकी खोपड़ी। नहीं, तुम! नागो और नागबाला, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहे थे दीदी। नागराज कहाँ है ये पूछना था। मुझे नागराज का पता कैसे मालूम होगा? मुझसे ज़्यादा तो तुम लोग जानते हो। उससे मानसिक संपर्क क्यों नहीं कर लेते? ना दीदी ना, हमें तो उसके बदन में चुपके से घुसना है। अगर उसने देख लिया तो? देख लिया तो? क्यों? क्या किया है तुम दोनों ने? हाँ,
नागराज से 4 घंटे की छुट्टी लेकर गए थे फिल्म देखने। मनी लेने जाने का बहाना बनाकर फिर देर हो गई और होती चली गई। अब तो कई घंटे हो चुके हैं। हाँ दीदी, नागराज तो हमारी इस हरकत पर बहुत गुस्सा होगा। कहीं हमको अपने शरीर से ही ना निकाल दे। हमारी मदद कीजिए ना दीदी। भाई, मैं नागराज के मामलों में टांग नहीं अड़ाती। ये तुम दोनों की प्रॉब्लम है, तुम दोनों खुद ही सॉल्व करो। और हाँ, दादाजी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में ही हैं। जब से हम यहाँ पर हैं तब से वे कमरे से बाहर ही नहीं निकले। दादाजी किसी चिंता में हैं। वे कल भी सारा दिन अपने कमरे में ही थे। ना जाने किसकी जन्म कुंडली का हिसाब किताब कर रहे थे। मुझे उनसे पूछना होगा कि आखिर वे किस चिंता में हैं। दादाजी। भारती, तुम कब आई? आज आपको तो आजकल होश ही नहीं रहता दादाजी कि मैं कब जाती हूँ और कब आती हूँ। अरे अरे, आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है दादाजी? मुझसे आप क्या छुपा रहे हैं? समय कितनी जल्दी गुजर जाता है, इसका पता भी नहीं चलता है भारती। मालूम ही नहीं पड़ता कि कब बिछोड़ने का वक्त आ जाता है। किससे बिछोड़ने का वक्त दादाजी? ये किसकी जन्म कुंडलियाँ हैं? ओ माय गॉड, ये तो मेरी कुंडली है और ये दूसरी कुंडली भी मेरी है। सिर्फ इस पर नाम नहीं लिखा है। और एक जन्म कुंडली दादाजी की भी है। कौन बिछोड़ने वाला है, मैं या दादाजी? बिछोड़ने से दादाजी का अभिप्राय कहीं मृत्यु से तो नहीं है? ओह, ये कैसा रहस्य है जो दादाजी मुझे बताना नहीं चाहते? रहस्य और गहरा होने वाला था। तंत्रता तेरे मृत शरीर को अपनी साधना का माध्यम बनाएगा चिंग चैंग, क्योंकि तेरे पापी शरीर ही मेरी अति दुष्ट तरंगों को उस स्थान तक पहुंचा सकता है जहां पर अनंत काल से सोया हुआ है तालिस्मान। तरंगे जमीन का सीना चीरती चली गई और इस बार चिंग चैंग का शरीर चिथरे चिथरे होने से बच नहीं सका। बोल तंत्रता, क्यों जगाया है तूने तालिस्मान को उसकी निंद्रा से? और कुछ ही देर में वे तरंगे वापस लौट कर चिंग चैंग के मृत शरीर में समाने लगी। और इस बार चिंग चैंग का शरीर चिथरे चिथरे होने से बच नहीं सका। बोल तंत्रता, क्यों जगाया है तूने तालिस्मान को उसकी निंद्रा से? जिंदगी पाने के लिए तालिस्मान, मेरा काम सिर्फ तू ही कर सकता है, सिर्फ तू। तूने मुझे एक महापापी शरीर की भेंट दी है, बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। बता, क्या काम है तेरा? तंत्रता तालिस्मान को अपना काम बताता चला गया। नागराज अभी तक रहस्यों के भंवर में ही फंसा हुआ था। मैंने इन दोनों को सम्मोहित करके इनसे सच जान लिया है। इनको चिंग चैंग या उस रहस्यमय बूढ़े के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये दोनों बम बनाने में एक्सपर्ट हैं और इसलिए चिंग चैंग इनको किराए पर महानगर लाया था। बूढ़े के बारे में ये कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझे इंतजार करना होगा, जल्दी कुछ न कुछ जरूर घटेगा। तब तक दादा वेदाचार्य से मिलकर पता करता हूँ कि वे उस बूढ़े के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। वेदाचार्य का ध्यान कहीं और था। दादाजी कुछ साधना कर रहे हैं और दीवार में द्वार प्रकट हो रहा है। इस द्वार के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। दादाजी ने इसके अंदर जाकर ज़रूर कोई बहुत गुप्त और कीमती चीज़ रखी है। ओह, इतने बड़े द्वार के अंदर एक छोटी सी माला। छिप कर देखती हूँ कि दादाजी इस माला से क्या करने जा रहे हैं। महानगर के आकाश पर नागराज के अलावा कोई और भी उड़ रहा था। सुन, इधर ही है, यही दिशा है और यही स्थान है। यही है वो बूढ़ा वेदाचार्य जिसके पास है तिलिस्म घाती। उस प्राणी के अंदर घुसने की कोशिश करते ही खतरे के संकेत उस घर को गुंजाने लगे। पिप पिप, कोई अंदर घुसने की चेष्टा कर रहा है। कौन है ये? कोई अजीब सा प्राणी है दादाजी, लेकिन आपका तिलिस्म उसे रोक रहा है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और इस कॉमिक्स को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। तो ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे बाय।